जो पब्लिशर जो था वो सिर्फ ब्रांड जो थे वो पब्लिशर हुआ करते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने इसको बहुत आसान बना दिया। हर कोई जो है वो पब्लिशर बन सकता है। हाल ही में ये देखा गया है कि बड़े मेन स्ट्रीम आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपनी कंटेंट मॉडरेशन को जो है उसको डाइल्यूट कर दिया। पाकिस्तान में भी यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स की मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ताहम इसका एक तारीख पहलू भी सामने आया है और ये है कि दहशतगर्द गिरोह और इंतहा पसंद तंजीमें इन प्लेटफॉर्म्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बदकिस्मती से सोशल मीडिया गलत मालूमात, प्रोपेगेंडा और साजिशी नज़रियात के फैलाव का जरिया भी बन चुका है। दहशतगर्द गिरोह इन प्लेटफॉर्म्स को अपने बयानी को फ़रोग देने, नए अफराद की भर्ती करने और अपने हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया की इस हथियारबंदी ने सिक्योरिटी इदारों के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। ये प्लेटफॉर्म दहशतगर्द गिरोहों को बराह रास्त अवाम तक रसाही फराहम करते हैं, जिससे रवायती मीडिया के मुकाबले में इनका पैगाम ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इस अहम और सेंसिटिव टॉपिक पर, माशरे पर इसके असरात और इसके सद्देबाब पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून नवीद हुसैन साहब ने। नवीद साहब, आपको वेलकम कहते हैं और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हालिया दिनों इस अहम मौजू और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर आपकी एक बड़ी तफसीली, डिटेल्ड, कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई। ये बताइए कि आपको इस मौजू पर लिखने का ख्याल कैसे आया और आपने तहकीक कहाँ से शुरू की, कितना वक्त लगा इसको कंपाइल करने में? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। अच्छा देखिए, इशू ये है कि मैं ये काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, इंटरनेशनल रिलेशन, इनके ऊपर मैं लिखता रहा हूँ। और मैंने इससे पहले काफ़ी अर्सा पहले जब अफगान तालिबान की मीडिया स्ट्रैटेजी के हवाले से भी एक इसी तरह का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया था कि किस तरह से अफगान तालिबान जो है वो उन्होंने मीडिया को एम्ब्रेस किया। और स्पेशली मैं डिजिटल मीडिया की बात करूंगा कि डिजिटल मीडिया, क्योंकि वो एक, जैसे आपने अभी इंट्रो में जिक्र भी किया कि डिजिटल मीडिया बेसिकली एक बहुत पावरफुल टूल बन गया है। बिल्कुल। यानी ये था कि आपके जो मेन स्ट्रीम आपके मीडिया हाउसेस थे, तो पब्लिशिंग के राइट्स उन्हीं के पास है, बिकॉज ऑब्वियसली उसके लिए आपको बहुत सारे लवाजमात चाहिए होते हैं। अगर आपने अखबार निकालना है, आपने टीवी निकालना है, आपने जो है वो रेडियो स्टेशन जो है वो शुरू करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे लवाजमात चाहिए। अच्छा नवीद साहब, ये बताइएगा, इस बात पर रोशनी डालिए कि आपने अपने आर्टिकल में बताया था कि दहशतगर्द गिरोह सोशल मीडिया पर किस तरह प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए हमारे नाजरीन के लिए, और साथ ही साथ बताइए कि इनके हथकंडे किस हद तक मौसर हो चुके हैं। अच्छा देखिए, मैं बात उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि जो पब्लिशर था वो सिर्फ ब्रांड जो थे वो पब्लिशर हुआ करते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने इसको बहुत आसान बना दिया। अब जो है हर कोई जो है वो पब्लिशर बन सकता है। वो जो जिसके पास भी अगर एक स्मार्टफोन है और उसको बेसिक जो है वो वीडियो एडिटिंग की स्किल्स आती हैं, बल्कि अब तो वीडियो एडिटिंग की स्किल्स भी उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि AI ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो चीज़ें भी बहुत आसान कर दी कि आपके पास रॉ फुटेज है, आप जो है उस प्लेटफॉर्म पे डालें और वो आपको वीडियो भी एडिट कर देता है, वो आपको जो है वो उसकी सबटाइटलिंग भी कर देता है, सब कुछ कर देता है। तो ये आसानी जो है इस जो हमारे दहशतगर्द गिरोह हैं और जो आपकी कलदम तंजीमें हैं, उन्होंने इसको बड़ा इफेक्टिवली यूज किया। बिल्कुल ठीक है नवीद साहब, और वो इसको बड़ा इफेक्टिवली यूज कर भी रही हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ रिकमेंडेशन, सजेशंस आपने भी दिए हैं, दहशतगर्द गिरोह की जो ऑनलाइन सरगर्मियों, इसकी निगरानी और रोकथाम के लिए रियासती इदारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इकदाम किस हद तक सही समत में हैं, मौसर हैं और बड़े सक्सेसफुल हो रहे हैं? क्या कोई मजीद बेहतरी की गुंजाइश भी मौजूद है? देखिए, एक चीज़ तो ये समझने की है कि अभी ऑल्दो के कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं उनकी कंटेंट मॉडरेशन की अपनी पॉलिसी है और वो जो है वो टेक डाउन भी कर रहे होते हैं। इस तरह का जो हेटफुल कंटेंट होता है या जो दहशतगर्दों के जो प्रोपेगेंडा वीडियोज या उनका प्रोपेगेंडा कंटेंट होता है। लेकिन अभी हाल ही में ये देखा गया है कि कुछ जो बड़े मेन स्ट्रीम आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपनी कंटेंट मॉडरेशन को जो है उसको डाइल्यूट कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो जो आपके
जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स हैं, उनको जो है इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। और वो फिर उसके साथ साथ जैसे अगर कोई मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो कंटेंट मॉडरेशन की कोई जो इम्प्लीमेंट कर भी रहे होते हैं, तो ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं ये इवेजन टैक्टिक्स इस्तेमाल करती हैं, वो उसको इवेड करती हैं। मैं आपको यानी कलदन टीटीपी की मिसाल दूं कि वो अब वीडियो के लिए एक नया जो है एक्स के ऊपर एक जो अकाउंट वो क्रिएट करेंगी, उससे वो अपनी वीडियो को डिसिमिनेट करेंगी और बाय द टाइम वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक्स की मैनेजमेंट उसको टेक डाउन करती है, उसको ब्लॉक करती है उस अकाउंट को, उस वक्त तक वो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उन तक वो वीडियो पहुंच चुकी होती है। ठीक। अच्छा नवीद साहब, आपके आर्टिकल के हवाले से बात करना चाहूँगी। बताइएगा, आपने अपने आर्टिकल में बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जिक्र किया। इन दोनों गिरोहों की सोशल मीडिया पर स्ट्रैटेजी क्या है या कहा जाए ममासलत क्या है? देखिए, ये टीटीपी ने खसूसन मेरे ख्याल में जब अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में टेक ओवर किया है अगस्त 2021 में, उसके बाद टीटीपी ने अफगान तालिबान से बहुत कुछ सीखा। अच्छा, एक चीज़ ये बात भी समझने की है कि अफगान तालिबान और कलदम टीटीपी ये बेसिकली एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हमने इनको डिफरेंटली ट्रीट किया और हम इसको एक दूसरे से अलग समझते रहे, लेकिन वो बेसिकली तस्वीर के दो रुख हैं, वो सिक्के के दो रुख हैं। तो अफगान तालिबान ने बड़ा इफेक्टिवली अपनी मीडिया स्ट्रैटेजी, उनका जो कल्चरल कमीशन था उसके अंडर उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली चलाया था। और मेरे ख्याल में अफगान तालिबान के दोबारा अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आने में उसका बहुत बड़ा रोल था। और यही चीज़ की टीटीपी ने उनसे सीखी। कलदम टीटीपी ने इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद उन्होंने अपनी पूरी मीडिया स्ट्रैटेजी जो है कम्प्लीटली चेंज की। उन्होंने उमर मीडिया के नाम से जो है एक पूरा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो जिस तरह के इन्फोग्राफिक्स वो बना रहे हैं, वीडियो वो बना रहे हैं, जिस तरह से वो अपना प्रोपेगेंडा की तशहीर कर रहे हैं, तो वो बहुत वो जो सामने आया वो बहुत इफेक्टिव जो है वो साबित हो रहा है। अब अच्छा नवीद साहब, लास्टली आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर अवाम के सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल का भी जायजा लिया है, और क्या आपको लगता है कि बाज़ औक़ात नादानिस्ता तौर पर लोग इन ग्रुप्स के बयानिए को तक़वियत दे रहे होते हैं जाने अनजाने में? देखिए, एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं माज़रत के साथ अर्ज करूँगा, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में क्रेडिबिलिटी का इशू आ गया है। क्रेडिबिलिटी का इशू किस वजह से आया है कि हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक ही नैरेटिव जो है वो पुश किया जा रहा होता है। तो जब एक ही नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया पे मिलता है तो जो लोग हैं, स्पेशली मैं जेन ज़ी की बात करूंगा, जनरेशन ज़ी की बात करूंगा, कि वो जो है वो जब मेन स्ट्रीम मीडिया को देखता है कि वो एक नैरेटिव है तो वो दूसरे नैरेटिव के लिए वो कहीं देखता है, और वो देखता है तो वो उसको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आता है। अब सोशल मीडिया में ऑब्वियसली आप जो आपके माइंड के साथ, आपकी सोच के साथ जो चीज कंपैटिबल होती है, आप उसको एम्ब्रेस करते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर ऑब्वियसली वो आगे, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास जो है वो एडिटोरियल ओवरसाइट नहीं है। वहाँ पे जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हर कोई जो है वहाँ पब्लिशर बन सकता है, जिसके पास कोई अगर साफ़त का नॉलेज नहीं है। बिल्कुल ठीक है नवीद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि फिर वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है ना कि हर चैनल पे खबर चल रही होती है, तो फिर उसके बाद लोग इस तरह की खबरों की तलाश के लिए जो है वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया।